फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी हार्टलेस सीओ एपिसोड 6। कहानी का टाइटल है मेरी हुकूमत चलेगी और तुम्हारी खामोशी माय हनी। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि 5 बजे पूरे बेंगलोर शहर में आधे घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरे शहर की सड़कें भीग चुकी थी और पूरे शहर में जगह जगह पर ट्रैफिक जमा हुआ था। बेंगलुरु शहर के सबसे व्यस्ततम नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक पिछले आधे घंटे से जाम था, जिस वजह से वहां पर अब काफ़ी लोग फंस चुके थे। उस ट्रैफिक में एक लग्जरी और ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें हमारा हैंडसम और सन की सीईओ गुस्से में बैठा हुआ था। अर्थर के लिए उसका एक एक मिनट बेहद कीमती होता था। उसे किसी मीटिंग में जाना था जिस वजह से आज वह खुद ड्राइविंग करके ही जा रहा था, लेकिन पिछले आधे घंटे से वो इस ट्रैफिक में फंसा हुआ था, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसके लिए बारिश का होना या ना होना कोई मतलब नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर ऐसी कोई भावनाएं ही नहीं थी जिससे वह बारिश की खूबसूरती को महसूस कर सके। वह एकटक सामने रेड लाइट को देख रहा था कि कब वह लाइट ग्रीन हो और वह अपनी तेज रफ्तार से वहां से निकलकर चला जाए। अथर्व गुस्से में जला जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह गाड़ी से बाहर निकले और वहाँ पे हंगामा खड़ा कर दे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, वरना फालतू में वहाँ पर भी मीडिया इकट्ठी हो जाती और न्यूज़ वालों को तो एक और ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाती। अथर्व सामने देख रहा था, तभी उसकी नज़र वहाँ सड़क के किनारे पर 2 छोटे छोटे बच्चों पर पड़ी जो पेड़ के नीचे खड़े होकर काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे। उन्हें सड़क क्रॉस करते हुए डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी। कोई बच्चे की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था और ना ही कोई उनके पास जा रहा था। सभी उन बच्चों को इग्नोर कर रहे थे। बच्चों की मासूमियत देखकर किसी को भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दोनों बच्चों ने अपना हाथ पकड़े हुए था और बार बार सड़क को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर के मारे वो वापस पीछे हट जाते। अथर्व उनको बिना पलके झपकाए ही देखने लगा। हालांकि उसको बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद थे, लेकिन वह किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता था। अथर्व ने अपनी नज़रें फेर ली और सामने देखने लगा। तभी उसकी गाड़ी के सामने से एक लड़की गुजरी जिसके हाथ में अम्ब्रेला था। अथर्व उस लड़की को देखने लगा। वह लड़की उन छोटे छोटे बच्चों के पास पहुंची और अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसने दोनों बच्चों के हाथ को पकड़ा और कहा, छोटे छोटे बेबीज, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आपको घर नहीं जाना? देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, कहीं गुम ना जाओ। और आपके मम्मी पापा को आपकी कितनी चिंता होगी ना। उन बच्चों में से एक छोटा बच्चा बोला, दीदी हम तो घर जाना चाहते हैं, लेकिन हम रास्ता भूल गए हैं। अब पता नहीं हम घर कैसे जाएंगे और कितनी तेज बारिश भी तो हो रही है, हम तो यहाँ से हिल भी नहीं पा रहे हैं। उन बच्चों की प्यारी सी बातें सुनकर रूहानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बच्चों के गाल पर हाथ रखा। अथर्व अभी भी उसी लड़की को देख रहा था। हालांकि उसने उस लड़की की शक्ल तो नहीं देखी थी, लेकिन जब उसने उस लड़की के हाथ देखे तो वो तुरंत पहचान गया कि ये वही लड़की है जो उसे उस दिन साइंस एग्जीबिशन में मिली थी, जिसकी शक्ल देखने के लिए वो बिल्कुल बेताब हो गया था। अथर्व का दिल बिल्कुल ज़ोरों से धड़कने लगा। उस लड़की के हाथों को देखकर वो पहचान गया कि वह वही लड़की है, क्योंकि उस दिन भी भीड़ में से उसका हाथ ही बाहर आया था जिसे अथर्व ने गौर से देखा था। अथर्व गौर से उस लड़की को देखने लगा जो प्यार से उन बच्चों से बातें कर रही थी। रूहानी अपनी जगह से खड़ी होती है। उसने दोनों बच्चों को अपने हाथ से पकड़े हुए
छाती को नीचे कर दिया और दोनों बच्चों को साथ लेकर रोड क्रॉस करने लगी। जैसे ही वो दोनों बच्चों को लेकर सड़क पर आई, तभी सिग्नल ग्रीन हो गया और सभी गाड़ियां हॉर्न बजाती हुई वहां से जाने लगी। लेकिन अथर्व की गाड़ी रूहानी के आगे ही खड़ी रही, वहां से हिल ही नहीं रही थी। अथर्व बस एकटक जुनून से और अपनी कातिल निगाहों से रूहानी को ही देखे जा रहा था। हालांकि अभी तक उसे रूहानी का चेहरा नहीं दिखा था, क्योंकि छाते के नीचे रूहानी का चेहरा छुपा हुआ था तेज बारिश की वजह से। वहां पर तेज हवाएं चल रही थी, जिस वजह से रूहानी का छाता भी उड़ गया। तभी अथर्व के सामने रूहानी का खूबसूरत सा चेहरा आ गया, जिसे देखकर अथर्व अंदर तक हिल गया और घायल हो गया। रूहानी घबराई हुई थी, उसका छाता उड़ गया था और बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसमें वह दोनों छोटे छोटे बच्चे भीग रहे थे। दोनों बच्चे रूहानी से बिल्कुल चिपक कर रूहानी के बहुत करीब खड़े थे। उन दोनों ने रूहानी को पकड़ लिया और बेचैनी से इधर उधर देखने लगे। चारों तरफ गाड़ियों का शोर था। रूहानी को भी काफी घबराहट हो रही थी। उसका बेचैन चेहरा देखकर अथर्व के दिल को बेहद सुकून मिल रहा था। अथर्व को पता नहीं था कि वह रूहानी का कायल हो चुका है और उसके अंदर खो चुका है। अथर्व की गाड़ी के पीछे बहुत सी गाड़ियां थी जो हॉर्न बजा रही थी, लेकिन अथर्व ने अपनी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाया। वो तो रूहानी के बेचैन चेहरे को देखने में कहीं गुमसा हो गया था। गाड़ियों का हॉर्न बहुत तेज हो जा रहा था, जिसकी आवाज़ अथर्व के कानों में सुनाई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया, लेकिन तभी उसने रूहानी को देखा, जो ठीक उसकी गाड़ी के सामने खड़ी थी, घबरा रही थी और दोनों बच्चों को अपने से सटा कर रखा हुआ था। अथर्व ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। उसको वहां देखकर काफ़ी लोग उसे पहचान गए और उसकी तस्वीर लेना शुरू कर दिए। अथर्व तेजी से रूहानी की तरफ बढ़ा और उसने उसके सामने जाकर बिल्कुल खड़ा हो गया। रूहानी अथर्व को हैरानी से देख रही थी। तभी अथर्व को पता नहीं क्या हुआ कि उसने रूहानी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए जुनून और सनक से बोला, खुद का प्रदर्शन सबके सामने मत करो। तुम्हारा प्रदर्शन सिर्फ मेरे सामने होगा, क्योंकि यू आर माइन। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अथर्व की बात सुनकर रूहानी तो बिल्कुल दंग ही रह गई। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अनजान आदमी ये क्या बोल रहा है। रूहानी ने अपना हाथ छुड़ा लिया और घबराते हुए बोलती है, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रूहानी की इतनी मीठी और हसीन आवाज़ सुनते ही अथर्व ने अपनी आंखें बंद कर ली और सन की इंसान की तरह बर्ताव करने लगा, जैसे उससे उसका सुकून बरसों बाद मिला हो। अथर्व की अजीब और डरावनी हरकतें देखकर रूहानी को काफ़ी डर लगने लगा था। उसने बच्चों को कस के पकड़ लिया और पीछे हटने लगी। तभी अथर्व ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ बढ़ने लगा। रूहानी को वो आदमी काफ़ी सनकी लग रहा था, जिसका कोई भी भरोसा नहीं था कि वो कुछ भी कर जाए। रूहानी ने दोनों बच्चों का हाथ कस के पकड़ा और वहां से तेजी से भाग गई। अथर्व अपनी जगह पर ही रुक गया। उसने बड़े आकर्षक तरीके से अपने बालों में अपना हाथ फेरा और जुनून से भागती हुई रूहानी को देखने लगा और बेहद आकर्षक तरीके से बोला, जिस रास्ते पर अब तुम चल रही हो उसकी मंजिल अथर्व कपूर ही है। वैसे मीठे से मुझे सख्त नफरत है, लेकिन आज तुम्हारी मीठी आवाज़ सुनकर इस दिल को बहुत सुकून यानी बहुत राहत मिली है। माय हनी, मीठी हो और उतनी ही खतरनाक भी मेरी हनी। दीवानगी और पागलपन आहान के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। इस तेज मूसलाधार बारिश में अथर्व कपूर, दीवानगी और पागलपन अथर्व के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। वो इस तेज मूसलाधार बारिश में भी
अथर्व कपूर इतना ज़्यादा हैंडसम और आकर्षक लग रहा था कि उससे कई गुना ज़्यादा डरावना और सनकी भी लग रहा था। दीवानगी और पागलपन अथर्व के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहे थे। इस तेज मूसलाधार बारिश में अथर्व कपूर जितना हैंडसम और आकर्षक लग रहा था, उससे कई ज़्यादा गुना वो डरावना और सनकी लग रहा था। रूहानी इन सब से अनजान थी कि उसकी आने वाली ज़िंदगी में कितने सारे हंगामे और तूफान खड़े होने वाले हैं। उसकी ज़िंदगी अथर्व कपूर के हाथ में जाने वाली थी। जिस आदमी की सनक उसे किसी भी हद तक पहुंचा सकती थी, अथर्व काफ़ी देर तक वहां सड़कों के बीचों बीच खड़ा रहा। उस रास्ते को जुनून से देख रहा था जहां से रूहानी उससे दूर भागी थी। अब तक पूरे शहर और देश में ये खबर फैल गई थी कि कपूर एंटरप्राइजेस के सीईओ मिस्टर अथर्व कपूर बीच सड़क पर खड़े हुए थे और बड़ा अजीब बर्ताव भी कर रहे थे। कुछ देर पहले उनके सामने एक लड़की और दो छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दिए। अथर्व कपूर ने तो उस लड़की का हाथ तक पकड़ लिया था, पर वो लड़की डर के मारे वहां से भाग गई। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ और ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी थी और चारों तरफ फैल चुकी थी। रूहानी का चेहरा साफ नहीं आया था न्यूज़ में, पर अथर्व कपूर को हाईलाइट हो रहे थे हर जगह पर। अथर्व अभी तक उस रास्ते को ही देखे जा रहा था जहां से हनी यानी उसकी रूहानी भागती हुई गई थी। अथर्व की सनक एक बार फिर दस्तक दे चुकी थी, जिससे उसे होश तक नहीं था कि उसने आज एक लड़की से क्या कहा था और वो उसके लिए किस हद तक दीवाना हुआ जा रहा था। अथर्व को बस रूहानी का वो खूबसूरत और बेचैन चेहरा नजर आ रहा था जो बारिश में भीगा हुआ। अथर्व ने अपने सीने पर हाथ रखा जहां उसे हलचल महसूस हो रही थी। उसे किसी अनजान लड़की को देखकर पहली बार ही ऐसा कुछ हुआ था। आंखों में जुनून, नशा और दीवानापन लिए अथर्व कपूर अपनी गाड़ी में बैठ गया और तेजी से वहां से रवाना हो गया। कपूर एंटरप्राइजेस प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठे अभय की नज़र टीवी पर चल रही न्यूज़ पर टिकी थी, जिसमें उनके बेटे की ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। अभय के पास समीर खड़ा हुआ था और वह हैरानी से ये सब कुछ देख रहा था। भैया, अभय के पास मीर खड़ा हुआ था और हैरान होकर बोलता है, भैया मैं इस न्यूज़ पर यकीन ही नहीं कर सकता। अथर्व वो भी किसी लड़की से बात कर रहा, और तो और उसने अनजान लड़की का हाथ भी पकड़ा था। ऐसा हो ही नहीं सकता। अभय कुछ गहराई से सोचते हुए बोलते हैं, इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। हालांकि इस न्यूज़ पर यकीन करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, पर दिख तो कुछ ऐसा ही रहा है। खैर, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए, वरना अथर्व को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मीर, आप सही कह रहे हैं भैया। अथर्व मीटिंग से वापस आ चुका है, तो अब आप उससे रिसेप्शन में जाने के लिए बात कर सकते हैं। अभय अपनी जगह से खड़े हुए और सीरियस होके बोलते हैं, इतना मुश्किल मुझे कुछ भी नहीं लगता जितना अथर्व से कुछ कहना और अपनी बात मनवाना मुश्किल लगता है। मीर, क्या ही कर सकते हैं, आपके बेटे की पर्सनैलिटी ही इतनी दमदार और जुनूनी है। कुछ देर के बाद अभय सीईओ के ऑफिस के बाहर आए और दरवाजे को नॉक करते हुए बोलते हैं, सीईओ साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अभय के इतना कहते ही कैबिन का डोर खुला तो सामने अथर्व अपने भावहीन चेहरे के साथ खड़ा था और अभय को ही देखे जा रहा था और बोलता है, आपको पूछने की क्या ज़रूरत है? क्या कहीं भी जाने के लिए आपको पूछना पड़ता है? इतना कहकर अथर्व वहां से चला गया और कैबिन में बड़ी से विंडो के पास खड़ा होकर बैंगलोर शहर को, उनकी सड़कों को देखने लगा। अभय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो भी अंदर आए और अथर्व के बगल में खड़े होकर पूरे शहर को देखते हुए बोलते हैं, कल शाम को मेहता फैमिली ने रिसेप्शन में पार्टी रखी है, तो
अथर, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं भी उस पार्टी में आऊं? आपको तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरे बिना कुछ भी कहे समझ जाते हैं, तो मेरा जवाब भी आपको पता ही होगा। अभय जी ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, मिस्टर मेहता ने पर्सनली तुम्हें इनवाइट किया है, उनका कार्ड भी तुम्हारे पास आया है, तो तुम्हें आना चाहिए। आखिरकार वो तुम्हारी बहन के ससुराल वाले हैं और तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट भी करते हैं। अथर्व थोड़ा नाराज होकर बोलता है, देखिए पापा, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और अपनी पसंद के खिलाफ अथर्व कभी नहीं जाता, फिर चाहे सामने मिस्टर अभय कपूर ही क्यों ना खड़े हों। अभय, तुम्हारी माँ दुखी हो जाएगी, उसे बहुत उम्मीद है कि उसका बेटा, उसका गुरूर भी उस पार्टी में शामिल होगा। किसी के लिए नहीं तो सिर्फ अपनी माँ के लिए, यानी अवनी जी के लिए ही आ जाना बेटा, हम सब तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। इतना कहकर अभय ने आन इतना कहकर अभय ने अथर्व के कंधों पर हाथ रखा और वहां से बाहर की तरफ चले गए। उनके जाते ही अथर्व ने अपनी मुट्ठियां बींच ली और अपने दांत पीसते हुए बोलता है, कोई मुझे नहीं समझता, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मुझे इन सब स्वार्थी रिश्तों से कोई मतलब नहीं। पर अथर्व उस औरत का दिल नहीं दुखा सकता जिसने अथर्व को जन्म दिया है। वही ओबरॉय हाउस। रात के 10 बज चुके थे और रूहानी को अभी तक नींद नहीं आई थी। वो कब से करवटें बदल रही थी। उसके चेहरे पर बार बार पसीना आ रहा था, जबकि कमरे का एसी बिल्कुल फुल था। रूहानी जैसे ही आंख बंद करती तो उसके सामने अथर्व का वही सन की चेहरा घूमने लगता। आज का मंजर फिर से उसकी आंखों के सामने ही घूमते लग रहा था। रूहानी ऐसे अजीब बर्ताव वाले आदमी से पहली बार मिली थी, जिसकी पहली मुलाकात में ही रूहानी का हाथ पकड़ लिया हो और उस पर अपना हक जता रहा हो। रूहानी की तो बिल्कुल हालत ही खराब हो गई थी। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और पानी पीकर बोली, भगवान बचाए ऐसे सन की लोगों से, मैं इन सबको कैसे झेल सकती हूँ। अब काफ़ी दिन तक मेरे दिमाग में यही सब घूमेगा। कौन था वो आदमी जो मुझे इतनी खतरनाक निगाहों से देख रहा था? मैं तो उससे पहली बार ही मिली थी। हे भगवान, कुछ बहुत बड़ा धमाका होने का अंदेशा हो रहा है। प्लीज़ मुझे उस आदमी से बचा लेना। मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई भी स्यापा हुआ एडवेंचर नहीं चाहिए। सब कुछ नॉर्मल ही चाहिए। वो आदमी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसकी आंखों में बेहद रहस्यमयी और जुनूनी थी। रूहानी वापस से बेड पर लेट गई और नींद लेने लगी, और नींद के ना आने की वजह से उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। उसे अथर्व से डर भी लग रहा था। उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक भी हो रही थी। वही डार्क मेंशन। रात के 12 बजे स्विमिंग पूल का पानी, वो भी बिल्कुल नीला और काफ़ी शांत दिख रहा था। उसके ऊपर छत पे पीली रोशनी पड़ रही थी। तभी पानी में से बेहद आकर्षक और एक हैंडसम आदमी का चेहरा बाहर निकलता है। उस हैंडसम से चेहरे पर पानी की बूंदें बेहद हसीन और आकर्षक लग रही थी। उसकी हरी आंखें सबको मोह लेने वाली थी। उस आदमी ने बड़े आकर्षक तरीके से अपने बालों में अपना हाथ फेरा और अपने पूल से बाहर निकल आया। बेड पर रखे बाथरोब को उसने पहने हुए अपने सीक्रेट रूम के अंदर चला गया। अर्थात ने अपनी पेंट ब्रश उठाई और उसी शिद्दत और जुनून से एक पेंटिंग बनाने लगा। पेंटिंग बनाते हुए उसके चेहरे पर वही जुनून और सनकीपन नजर आ रहा था। कुछ देर के बाद उसकी पेंटिंग बनके रेडी हो गई। उसने पेंटिंग के नीचे लिखा, दूसरी मुलाकात हनी से। अथर्व ने उस पेंटिंग पर अपना हाथ रख दिया और नशे में चूर खोकर अपनी आंखें बंद करके रूहानी के ही चेहरे को याद करने लगा, जब वो बारिश में भीग रही थी और बेचैन होकर इधर उधर देख रही थी। कितनी खूबसूरत और हसीन लग रही थी वो लड़की। अथर्व के चेहरे पर जुनून और दीवानापन साफ साफ नजर आ रहा था। उसने उस पेंटिंग को भी दीवार पर टांग दिया और सनकियों की तरह अपनी गर्दन को टेढ़ा मेढ़ा करते हुए बोलता है, अभी भी वक्त है इस सनकी से दूर रहना
क्योंकि एक बार मुझे तुम्हारी सनक लग गई तो तुम चाह कर भी मुझसे छूट नहीं पाओगी। फिर सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी और तुम्हारी खामोशी। इतना कहकर अथर बेहद जुनून और सनक से रूहानी की खूबसूरत तस्वीर को ही देखने लगा। वहीं अगले दिन शाम के 5 बजे ओम जी रेडी होकर हॉल में बैठे रूहानी का ही इंतजार कर रहे थे, जो कि पार्टी में जाने के लिए ऊपर अपने कमरे में रेडी हो रही थी। रूहानी ने आज गोल्डन कलर का लॉन्ग गाउन पहन रखा था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी और मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी हेयर स्टाइल ही बना रही थी। उसके पीछे बेड पर बैठा लड्डू अपने सीने पर हाथ रखे हुए बोला, हाय मेरी लुई कितनी सुंदर है, बिल्कुल पलियों जैसी। काश मैं पला होता तो मैं तुम्हें उला ले जाता। लड्डू की बातें सुनकर रूहानी को तो हंसी आ गई और वो उसकी तरफ मुड़ी और बोली, अब चलें, मैं रेडी हूँ। लड्डू खड़ा हो गया और भागते हुए उसके पास आया और उसके गले लगकर और बोलता है, लुई आज पार्टी में तुम्हें हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, कहीं कोई तुम्हें परेशान न करे। रूहानी ने लड्डू के माथे पर हाथ रखा और प्यार से बोलती है, तुम साथ हो तो तुम्हें किसी और का डर मुझे? भला ऐसे कैसे हो सकता है? तुम साथ हो तो मुझे किसी का डर थोड़ी ना है। कुछ देर के बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे हॉल में आ गए। तभी रूहानी ने देखा कि हॉल में ओम जी के पास युग बैठा हुआ था। रूहानी को देखते ही युग उसका दीवाना हो गया और उसकी खूबसूरती में कहीं खो सा गया। रूहानी उसके पास आई और हैरानी से बोलती है, युग तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? युग तो रूहानी की खूबसूरती में ही खोया हुआ था। उसकी ये हरकत लड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने युग की तरफ मुंह बनाया और उसका हाथ पकड़कर गुस्से में बोलता है, सुनाई नहीं दे रहा है? मेरी लुई तुमसे कुछ पूछ रही है। लड्डू की बात सुनकर युग अपने होश में आया और हड़बड़ा कर बोलता है, दरअसल मैं आप तीनों को लेने आया हूँ पार्टी के लिए। लड्डू मुंह बनाते हुए बोलता है, हमारे पास भी गाड़ी है जिसमें हम बैठकर पार्टी भी ले आ सकते थे, आपको आने की जरूरत नहीं थी। युग को लड्डू पर गुस्सा आने लगा और वो बोला, लड्डू महाराज मुझे पता है आपके पास भी गाड़ी है, पर क्या है ना कि पिछली बार आप सब आए नहीं थे, तो इस बार मैं आपको खुद लेने आया हूँ। अब जल्दी चलिए, पार्टी कभी भी शुरू हो सकती है। कपूर फैमिली भी पहुँच ही गई होगी और मुझे उनका स्वागत भी तो करना है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये एपिसोड? कल होगी हमारे हीरो हीरोइन की एक बार फिर से एक खूबसूरत मुलाकात और ये मुलाकात बहुत ही धमाकेदार और जुनूनी होगी। तो अगले पार्ट का बहुत अच्छे से इंतज़ार करिए और अगर आप चाहते हैं कि अगला पार्ट इसी पार्ट की तरह इतना ही लंबा हो तो मुझे ढेर सारे कमेंट्स कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करिए, तो तभी मैं आपकी इस अगली वीडियो को इसी तरह लॉन्ग में अपलोड करूँगी। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए हार्टलेस सीओ सिर्फ टिनी एफएम जान के साथ।